सबको स्क्रीन और वॉइस आ रही है? चैट बॉक्स में यस लिखो। यस सर। ओके ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने अभी सुबह कर लिए थे 38 क्वेश्चंस। प्रॉब्लम 39 कर रहे हैं। k is equal to 1 to 10 sin of 2 pi k by 11 माइनस आयोटा cos of 2 pi k by 11। इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो देखो मैं बताता हूँ इसको। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं k इक्वल टू 1 to 10, आयोटा कॉमन निकाल लिया तो ये बन जाएगा cos of 2 pi k by 11। ठीक है, माइनस के साथ आएगा तो माइनस आयोटा निकाल लेता हूँ, प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 पाई के बाई 11। ठीक है, अब सही बन रहा है क्योंकि ये बनेगा माइनस आयोटा कॉस 2 पाई के बाई 11 और ये बन जाएगा माइनस आयोटा स्केयर। तो माइनस आयोटा स्केयर कितना हो जाएगा? -1, तो प्लस साइन 2 पाई के बाई 11 हो जाएगा। ठीक है, माइनस आयोटा इस समेशन के लिए कांस्टेंट है तो ये बन जाएगा k 1 to 10 e की पावर आयोटा 2 पाई के बाई 11। ये बात भी समझ आ रही होगी आपको? ठीक है, इतना क्लियर है? तो k 1 to 10 e की पावर आयोटा 2 पाई के बाई 11 आ गया। अब ये टर्म क्या बनेगी? माइनस आयोटा, अगर आप ध्यान से देखो ये बनेगा e की पावर आयोटा 2 पाई बाई 11, e की पावर आयोटा 4 पाई बाई 11, e की पावर आयोटा 6 पाई बाई 11 एंड सो ऑन टू e की पावर आयोटा 20 पाई बाई 11। ठीक है, अब ये या तो जीपी के सम से भी आप इसको निकाल सकते हो। बाकी अगर आप ध्यान दो तो ये z11 इज इक्वल टू 1 के रूट्स का सम है, उसमें से बस 1 मिसिंग है। एक रूट इसका क्या होगा? 1 होगा। नेक्स्ट रूट क्या होगा? e की पावर आयोटा 2 पाई बाई 11 होगा। नेक्स्ट रूट क्या होगा? e की पावर आयोटा 4 पाई बाई 11 होगा। कहाँ तक जाएगा? e की पावर आयोटा 20 पाई बाई 11 तक जाएगा। समझ रहे हो? तो ये वाला जो सम है ये किसके बराबर होगा? -1। ये सब +1 करके 0 के बराबर होगा, इन सब का सम 0 होता है तो ये -1 के बराबर होगा, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? आयोटा। सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो e की पावर आयोटा 2 पाई बाई 11, 4 पाई बाई 11, 6 पाई बाई 11, 20 पाई बाई 11 में एक रूट मिसिंग है 1, तो 1 अगर ऐड कर दोगे तो 0 हो जाएगा, तो इसका सम कितना हो जाएगा? -1। तो आंसर हमारा आयोटा आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको कि नहीं क्लियर हुआ? ऑल क्लियर करो एक बार जल्दी से, समझ आया तो? नहीं तो मैं दोबारा से बताता हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम 40 देखो। if 1 alpha 1 alpha 2 alpha 3 alpha 4 be the roots of x raised to the power 5 minus 1 equal to 0, then find value of w minus alpha 1, w minus alpha 2, omega है, omega minus alpha 3, omega minus alpha 4 whole divided by omega square minus alpha 1, omega square minus alpha 2, omega square minus alpha 3, omega square minus alpha 4 where omega is equal to 1 raised to the power 1/3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है तो देखो इसको ऐसा कर सकते हैं क्या? मैं आंसर बता रहा हूँ इसका कैसे करना है इसको। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओमेगा माइनस अल्फा 1 है ना, तो इसको मैंने लिख दिया एक्स रेज़ टू द पावर 5 माइनस 1 के हमारे पास रूट्स हैं 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। तो इसको लिख सकता हूँ एक्स माइनस 1 एक्स माइनस अल्फा 1 एक्स माइनस अल्फा 2 एक्स माइनस अल्फा 3 एक्स माइनस अल्फा 4, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि उसके रूट है, उसको फैक्टराइज करके ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब अगर मैं दोनों तरफ ओमेगा पुट करूंगा तो ओमेगा की पावर 5 माइनस 1 मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा? ओमेगा माइनस 1 ओमेगा माइनस अल्फा 1 ओमेगा माइनस अल्फा 2 ओमेगा माइनस अल्फा 3 ओमेगा माइनस अल्फा 4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली मेरे को ओमेगा स्क्वायर वाली टर्म भी चाहिए। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस 1
ओमेगा स्केयर माइनस अल्फा 1, ओमेगा स्केयर माइनस अल्फा 2, ओमेगा स्केयर माइनस अल्फा 3, ओमेगा स्केयर माइनस अल्फा 4, ये टर्म आ जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो ये टर्म जो हमारी रिक्वायर्ड टर्म है बन जाएगी। तो डिवाइड करने पे आ जाएगा ओमेगा 5 माइनस 1 बाई ओमेगा 10 माइनस 1 इक्वल टू ओमेगा माइनस 1 ओमेगा स्केयर माइनस 1 इंटू ओमेगा माइनस अल्फा 1 ओमेगा माइनस अल्फा 2 ओमेगा माइनस अल्फा 3 ओमेगा माइनस अल्फा 4 ओमेगा स्केयर माइनस अल्फा 1 ओमेगा स्केयर माइनस अल्फा 2 ओमेगा स्केयर माइनस अल्फा 3 एंड ओमेगा स्केयर माइनस अल्फा 4। ठीक है, तो ये जो टर्म है अब ये रिक्वायर्ड टर्म हो गई हमारी। रिक्वायर्ड टर्म आ जाएगी ओमेगा 5 माइनस 1 अपॉन ओमेगा 10 माइनस 1 इंटू ओमेगा स्केयर माइनस 1 वहाँ चला जाएगा, ओमेगा माइनस 1 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई करना है तो ये टर्म तो ओमेगा 5 क्या बन जाएगी, ओमेगा स्केयर बन जाएगी, तो ओमेगा स्केयर माइनस 1 का होल स्केयर बन जाएगा। ओमेगा 10 ओमेगा के बराबर होगा क्योंकि ओमेगा 9 1 होगा, तो ओमेगा माइनस 1 का होल स्केयर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा ओमेगा प्लस 1 का होल स्केयर, क्योंकि ओमेगा स्केयर माइनस 1 को लिख सकते हो ओमेगा माइनस 1 इंटू ओमेगा प्लस 1। तो ये टर्म बन जाएगी माइनस ओमेगा स्केयर का होल स्केयर विच इज ओमेगा 4 विच इज ओमेगा। सो ओमेगा इज द आंसर। देखो भाई सबको समझ आया नहीं समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रॉब्लम 41। फाइंड वैल्यू ऑफ sin 2 pi by 7 plus sin 4 pi by 7 plus sin 8 pi by 7। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम है जो कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़े इजीली हो जाते हैं एज कम्पेयर टू ट्रिग्नोमेट्री। अगर इसको ट्रिग्नोमेट्री में करोगे ना तो बहुत लेंथी सा इसका आंसर आता है। तो अब क्योंकि 2 पाई बाई 7 4 पाई बाई 7 8 पाई बाई 7 है तो इसको हम इससे करने की कोशिश करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से। ठीक है, तो मैंने क्या किया इसमें, जैसे ये एक तरीके से साइन वाली सीरीज है 2 पाई बाई 7 4 पाई बाई 7 8 पाई बाई 7। तो मैंने एक अल्फा मान लिया विच इज ई रेशो टू पावर रूट 2 पाई बाई 7, क्योंकि ये 7th रूट ऑफ यूनिटी बन जाएगा। तो एक तरीके से ये z की पावर 7 इक्वल टू 1 का रूट बन जाएगा ना। z की पावर 7 इज इक्वल टू 1 का तो रूट बनेगा, एक रूट 1 बनेगा उसका पहला वाला, फिर दूसरा रूट क्या बनेगा e की पावर रूट 2 पाई k बाई 7। तो 2 पाई बाई 7 फिर उसके बाद 4 पाई बाई 7 आएगा, फिर 6 पाई बाई 7 आएगा, फिर 8 पाई बाई 7 आएगा एंड सो ऑन। तो अल्फा को हमने मान लिया e की पावर रूट 2 पाई बाई 7। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इसके जो बाकी रूट्स आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, तो एक तो 1 आएगा, एक अल्फा आएगा, फिर आएगा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6 अल्फा 7 ये आएंगे। ठीक है, तो मेरे को चाहिए 2 पाई बाई 7 विच इज अल्फा, फिर 4 पाई बाई 7 विच इज दिस एंड अल्फा 4। तो मेरे को अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा 4 चाहिए। ठीक है, अल्फा का कॉन्जुगेट क्या होगा, अल्फा का कॉन्जुगेट होगा अल्फा 6, अल्फा 7 तो आएगा नहीं, सॉरी अल्फा 6 तक आएगा। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो ये वाला टर्म होगा अल्फा 6। अल्फा स्केयर का जो कॉन्जुगेट होगा वो अल्फा 5 होगा, अल्फा क्यूब का जो कॉन्जुगेट होगा वो अल्फा 4 होगा। समझते हो, क्योंकि अल्फा जेड इंटू जेड बार अगर आप करोगे तो मॉड जेड का होल स्केयर वो 1 बनेगा इस केस में ना। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक रूट मान लेते हैं, से एक नया रूट मान लिया बीटा विच इज अल्फा अल्फा स्केयर प्लस अल्फा 4, क्योंकि इसका ये वाला जो टर्म है इसका साइन पार्ट मेरे को चाहिए। ये क्या बनेगा, अल्फा ये वाली टर्म पता है क्या बनेगी, ये बनेगी e की पावर रूट 2 पाई बाई 7 प्लस e की पावर रूट 4 पाई बाई 7 प्लस e की पावर रूट 8 पाई बाई 7। अब इसमें एक cos वाला पार्ट होगा एक साइन वाला पार्ट होगा, क्योंकि e की पावर रूट 2 पाई बाई 7 क्या होता है cos 2 पाई बाई 7 प्लस एटा sin 2 पाई बाई 7 cos 4 पाई बाई 7 प्लस एटा sin 4 पाई बाई 7। तो उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो मेरे को चाहिए, इस नंबर का, इस बीटा का जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी वैल्यू मुझे चाहिए। तो मैंने इसको एक रूट मान लिया बीटा और एक रूट गामा मान लेते हैं जो इनके कॉन्जुगेट हैं। तो वो क्या क्या आ जाएंगे, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा 5 प्लस अल्फा 6 ये आ जाएंगे। ठीक है, अब ये सारे जो रूट्स हैं 1 अल्फा अल्फा के अल्फा क्यूब ये सब किसके रूट्स हैं, ये z रेज़ टू द पावर 7 इक्वल टू 1 के रूट हैं। तो बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। समझ गए कैसे, क्योंकि सारे रूट्स का सम कितना होता है 0। तो सम ऑफ रूट आ गया बीटा प्लस गामा इज -1। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं बीटा गामा। समझ आ रहा होगा आपको, मैंने अब एक नया रूट माना है
अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा 4, एक रूट मैंने मान लिया अल्फा क्यूब अल्फा 5 अल्फा 6, इन दोनों का सम निकाल लूंगा, प्रोडक्ट निकाल लूंगा, ठीक है, वो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उससे बीटा गामा की वैल्यू आ जाएगी, उससे इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बीटा गामा निकालते हैं तो वो आ जाएगा अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा 4 इंटू अल्फा क्यूब प्लस अल्फा 5 प्लस अल्फा 6, ठीक है। अब ये टर्म किसके बराबर आएगी, अल्फा इंटू अल्फा क्यूब इज अल्फा 4, अल्फा 6 अल्फा 7 अल्फा 5 अल्फा 7 अल्फा 8 अल्फा 7 अल्फा 9 अल्फा 10, ठीक है। तो अब देखो एक बार, अल्फा 7 अल्फा 7 अल्फा 7, ये तो 3 के बराबर हो गया क्योंकि अल्फा रेज़ टू पावर 7 इज 1। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, अल्फा 9 इज अल्फा स्क्वायर, अल्फा 10 इज अल्फा क्यूब, ठीक है, अल्फा 8 इज अल्फा, अल्फा 4 इज अल्फा 4 ओनली, अल्फा 6 ओनली, अल्फा 5 ओनली। तो ये सारे रूट आगे देखो, अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1 के बराबर होगी क्योंकि 1 प्लस दीज टर्म्स इज 0, तो 3 - 1 बीटा गामा की वैल्यू 2 आ गई। तो अब मेरी ये क्वाड्रेटिक बन गई एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, जिसके रूट्स हैं बीटा और गामा, ठीक है। तो क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर सम कितना आया था हमारे पास -1, तो प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके दो रूट आ जाएंगे, एक बीटा आ जाएगा एक गामा आ जाएगा, तो वो रूट निकालो, तो रूट किसके बराबर आ जाएंगे, से बीटा कॉमा गामा इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, ऑब्वियसली वो कॉम्प्लेक्स आएंगे, तो ये वाली वैल्यू आएगी -1 प्लस माइनस एओटा रूट 7/2, ठीक है। अब एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, एक जो एक रूट आ रहा है उसका रियल पार्ट तो दोनों का ही नेगेटिव है, बट एक रूट जो आ रहा है उसका इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है और एक रूट का इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है। तो अब देखते हैं हमें निकालना क्या है, हमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ बीटा निकालना है, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ बीटा निकालने का मतलब हो गया कि ये क्या बनेगा हमारे पास, पहले बीटा लिख लेते हैं, बीटा हमारा क्या था, बीटा हमारा था अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा 4, तो इसका अगर आप इमेजिनरी पार्ट लिखोगे तो वो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 2π/7 प्लस साइन ऑफ 4π/7 प्लस साइन ऑफ 8π/7। तो देखने में समझ आ रहा है ये टर्म पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये टर्म पॉजिटिव है, ये पाई प्लस π/7 है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है पाई प्लस π/7 ना, तो ये टर्म नेगेटिव है। तो अब ये बताओ साइन ऑफ 2π/7 से और साइन π/7 में से कौन बड़ा होगा, साइन 2π/7 बड़ा होगा, तो ओवरऑल टर्म ये क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब है यहाँ का जो बीटा का इमेजिनरी पार्ट है वो पॉजिटिव है, तो बीटा आपके पास होगा -1 प्लस एओटा रूट 7/2, और जो गामा होगा वो होगा -1 माइनस एओटा रूट 7/2, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, √7/2, और ये हमारा आंसर होगा। देख लो भाई, समझ आया नहीं समझ आया, कुछ भी कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे। सर लास्ट में बीटा पॉजिटिव है, ये कैसे पता चला? नहीं, बीटा तो है अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा 4, ठीक है। बीटा का इमेजिनरी पार्ट ही तो हमें रिक्वायर्ड है ना, क्योंकि बीटा ये वाली टर्म है, तो बीटा का इमेजिनरी पार्ट क्या है, साइन 2π/7 प्लस साइन 4π/7 प्लस साइन 8π/7, तो वो हमने ये चेक कर लिया कि भाई साइन 2π/7 पॉजिटिव है, साइन 4π/7 भी पॉजिटिव है, साइन 8π/7 नेगेटिव है, बट साइन 8π/7 इज साइन पाई प्लस π/7, तो माइनस साइन π/7 है, तो साइन 2π/7 माइनस साइन π/7 तो पॉजिटिव टर्म हो जाएगी ना, तो इसका मतलब हो गया जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ बीटा इज पॉजिटिव। तो अब हमारे पास दो रूट है, उसमें एक बीटा एक गामा है, तो हमें पता चल गया बीटा -1 प्लस एओटा रूट 7/2 होगा, ठीक है। देखो चलो एक बार बता रहा हूँ, मेरे पास ये टर्म था साइन 2π/7 साइन 4π/7 साइन 8π/7, ये टर्म थी मेरे पास, तो मैंने क्या किया, एक अल्फा रूट मान लिया e की पावर एओटा 2π/7, तो वो किसका रूट बनेगा, z की पावर 7 = 1 का सेकंड रूट है अल्फा, क्योंकि फर्स्ट रूट तो 1 होगा, फिर नेक्स्ट रूट क्या होगा, अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6। अब ये जो तीनों टर्म आ रही हैं ये हमारी अल्फा में आ रही है, ये अल्फा स्क्वायर में आ रही है, ये अल्फा 4 में आएगी ये टर्म, क्योंकि अल्फा क्या होगा, साइन cos 2π/7 प्लस एओटा साइन 2π/7, अल्फा स्क्वायर क्या होगा, cos 4π/7 प्लस एओटा साइन 4π/7, ये क्या होगा, cos 8π/7 प्लस एओटा साइन 8π/7, इसलिए मैंने बीटा मान लिया अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा 4, गामा क्या मान लिया, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा 5 प्लस अल्फा 6, ठीक है।
तो वो इसका कॉन्जुगेट है एक तरीके से, अल्फा कॉन्जुगेट अल्फा 6 है, अल्फा स्क्वायर का अल्फा 5, अल्फा 4 का अल्फा क्यूब है, तो उसका कॉन्जुगेट मान लिया। ठीक है, क्यों ऐसा माना? क्योंकि उससे हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो ऐड किया हमने, ऐड करके हमें क्या पता चला, इसका सम तो -1 आ रहा है, प्रोडक्ट किया उसका सम, प्रोडक्ट आ गया 2 के बराबर, तो इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन के दो ही तो रूट होंगे, बीटा और गामा, क्योंकि सम और प्रोडक्ट आपने वो ले रखा है। तो हमें बीटा का इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो हमने बीटा गामा की वैल्यू निकाल ली। फिर अब ये देख लिया कि बीटा का जो इमेजिनरी पार्ट है वो ये वाली टर्म है, ये तो पॉजिटिव आ रही है, तो इसमें एक रूट का इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, दूसरे रूट का इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, तो बीटा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, वहां से उसका इमेजिनरी पार्ट निकाल लिया, -हाफ प्लस उल्टा √7/2 में √7/2 इमेजिनरी पार्ट है, तो उसका आंसर हुआ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया 41। इफ ओमेगा इज इक्वल टू 1⁻⁻�3, फाइंड ए पार्ट a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का क्यूब प्लस a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा का क्यूब, दिस इज इक्वल टू 2a माइनस बी माइनस सी, 2b माइनस a माइनस सी, 2c माइनस a माइनस b। इसको प्रूव दैट कर देते हैं। b पार्ट, इफ a plus b plus c is equal to 0, then prove that c ओमेगा का होल क्यूब is equal to 27 abc। करो एक बार ट्राई करो, ये तो प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। एक बार ट्राई कर लो, मैं बता रहा हूँ।
चलिए मैं बता रहा हूँ। देखो हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने ऐसा पढ़ा, इसको मान लेते हैं x है एक टर्म और दूसरी टर्म में y है, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फैक्टर क्या होते हैं, x प्लस वाई, एक्स प्लस ओमेगा वाई, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये फैक्टर होते हैं ना। तो वही हम लिखेंगे, x प्लस वाई में आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा x प्लस वाई। अब x प्लस ओमेगा वाई क्या आ जाएगा, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ओमेगा प्लस बी ओमेगा क्यूब प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। फिर a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई, तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा 4 प्लस सी ओमेगा क्यूब। समझ आ गया होगा इतना। तो एक्स क्यूब प्लस, उसको एक फर्स्ट टर्म को एक्स क्यूब मान लिया और दूसरे को वाई क्यूब मान लिया। अब ये क्या बन जाएगा, a प्लस ए कितना बन गया 2a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर कितना बन जाएगा माइनस बी, सी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा कितना बन जाएगा माइनस सी। अब यहाँ पे देखो a प्लस ए ओमेगा आ रहा है ना इसमें, तो a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस इसके साथ आएगा ए ओमेगा, हाँ। तो ये बन रहा है बी, ये बनेगा ए वन प्लस ओमेगा, ए टाइम्स ऑफ वन प्लस ओमेगा, ठीक है। वही बन रहा है। साथ में क्या बन रहा है, बी ओमेगा टाइम्स ऑफ वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। फिर बन रहा है 2c ओमेगा स्क्वायर, ये ऐसी टर्म बन रही है। नेक्स्ट टर्म क्या बन रही है, ए प्लस ए टाइम्स ऑफ वन प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस बी 2b ओमेगा, क्योंकि बी की पावर 4 कितना हो जाएगा, ओमेगा ही हो जाएगा, ओमेगा सॉरी ओमेगा की पावर 4 कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा ना, ओमेगा क्यूब 1 होता है। तो 2b ओमेगा ये बन गया। सी के साथ बन रहा है सी ओमेगा स्क्वायर सी ओमेगा क्यूब, तो सी ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, 1 प्लस ओमेगा, ये टर्म आ गई। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा 2a माइनस बी माइनस सी, यह आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस बी ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2c ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा माइनस ए ओमेगा प्लस 2b ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा 4, तो सी ओमेगा, ठीक है। अब बीच वाली टर्म में से माइनस ओमेगा स्क्वायर निकाल लो, यहाँ से माइनस ओमेगा निकाल लो, या ओमेगा निकाल लो, यहाँ से भी ओमेगा स्क्वायर निकाल लो, तो ओमेगा क्यूब बाहर आ जाएगा, 2a माइनस बी माइनस सी, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर निकालेंगे 2c माइनस ए माइनस बी, यहाँ से ओमेगा निकाल लेंगे 2b माइनस ए माइनस सी, तो ओमेगा क्यूब 1 हो गया और ये प्रूव हो गया। ये प्रूव करना था 2a माइनस बी माइनस सी, 2b माइनस ए माइनस सी, 2c माइनस ए माइनस बी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब जो बी पार्ट है उसमें उसने इसी को आगे फर्दर एक्सटेंड कर रखा है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो क्या होगा, आपका ये वाला जो टर्म है, यही जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और उसकी लेफ्ट हैंड साइड सेम ही तो है, दिस टर्म प्लस a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा का होल क्यूब। तो आप क्या करो, अब इस रिजल्ट को यूज कर लो, ये रिजल्ट आ गया, इससे हमें पता चल जाएगा b प्लस सी किसके बराबर आएगा, माइनस ए के बराबर, a प्लस बी किसके बराबर आएगा, माइनस सी के बराबर, c प्लस ए किसके बराबर आएगा, माइनस बी के बराबर, वो यहाँ पे रख दीजिए। तो b प्लस सी की जगह माइनस ए रखोगे तो आ जाएगा 3a इंटू, ये आ जाएगा 3c, ये आ जाएगा 3b, तो ये हमारे पास आ जाएगा 27 abc। बताओ भाई, सब क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ, जो भी मैंने बताया क्लियर है सबको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 42, 43 पे आते हैं। प्रॉब्लम 43 है हमारे पास, इफ ओमेगा इज इक्वल टू 1 रेज़ टू द पावर 1/3 1 अपॉन a प्लस ओमेगा प्लस 1 अपॉन b प्लस ओमेगा प्लस 1/c प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर एंड 1 अपॉन a प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 अपॉन b प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 अपॉन c प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ओमेगा
फाइंड वैल्यू ऑफ 1 by a plus 1, 1 by b plus 1, 1 by c plus 1. ठीक है, ये प्रॉब्लम है हमारे पास। तो इसको करने का क्या तरीका है, देखो मैं बताता हूँ। आप ये वाली जो टर्म है, इस टर्म को 2 बाय ओमेगा लिख सकते हो, क्योंकि ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ऊपर न्यूमरेटर में ओमेगा क्यू बन जाएगा, विच इज 1। इसको भी आप 2 बाय ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी टर्म्स ऑलमोस्ट सेम है, बस ओमेगा की जगह पे ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। जहाँ पे इस टर्म में ओमेगा आ रहा है और यहाँ पे उस टर्म में क्या आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। समझ रहे हो? तो सेम ये वैसी वाली बात ही हो रही है कि अगर मैं बोलूँ पी स्क्वायर प्लस पी प्लस वन इक्वल टू जीरो है, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस वन इक्वल टू जीरो है, तो आप ये बोल सकते हो कि भाई ये एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, जिसके दो रूट हैं पी और क्यू। ठीक है, क्योंकि पी रखने पे वही इक्वेशन बन जाएगी, क्यू रखने पे वही इक्वेशन बन जाएगी। तो सेम वही वाली बात है कि ये वाली जो दोनों टर्म है, इनको देख के हम ये बोल सकते हैं 1 अपॉन ए प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन बी प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन सी प्लस एक्स जो है वो 2 बाय एक्स के बराबर है, वेयर दिस इक्वेशन हैज रूट ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, बट अब आप इसको, आपको रिक्वायर्ड वैल्यू किसकी है, एक्स की जगह पे 1 डालना है। अब 1 इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा ये अभी हमें नहीं पता है। अभी तो हमें ये पता चला है कि बस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसके रूट हैं। तो अब इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करके ये पता चलेगा कि भाई 1 इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो पहले वो चेक करना पड़ेगा। अगर मान लो 1 इसको सेटिस्फाई करता है तो इसका आंसर 2 होगा, अदरवाइज फिर हम ऐसा कमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फिर x इक्वल टू 1 हम इसमें पुट ही नहीं कर पाएंगे। तो पहले इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो अगर मैं सिंपलीफाई करता हूँ तो ये क्वेश्चन मेरे पास बन जाएगी, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करके लिखना पड़ेगा। तो एलसीएम लो, तो ये बनेगा एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी पहली टर्म में, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस सी दूसरी टर्म में, प्लस एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी तीसरी टर्म में। एक एक्स और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस तरफ आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी। ठीक है, ये टर्म बन गया हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और फर्दर, तो x इंटू ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस बी सी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस सी एक्स प्लस ए सी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये बन गया, इधर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, ये तो बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस ए प्लस बी प्लस सी एक्स। ठीक है, सब प्लस में आएगा, एक्स स्क्वायर सॉरी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ए बी सी। तो हमारे पास क्या हो गया, ये वाला जो टर्म है, ठीक है, ये टर्म आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, बन जाएगा 3x स्क्वायर, तो ये बन गया 3x क्यूब प्लस 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए टाइम्स ऑफ एक्स। अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2x क्यूब, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये इधर आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एक्स। ठीक है, माइनस 2 abc इज इक्वल टू 0। तो हमारी जो फाइनली इक्वेशन बन रही है वो बन जा रही है एक्स क्यूब प्लस ये 2 टाइम्स है ना, तो एक्स क्यूब, ये वाली टर्म तो हमारी कैंसिल आउट ही हो गई। ठीक है, ये वाली टर्म क्या बच जाएगी, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 2 abc इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स के इस टर्म में कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के इस टर्म में 0 है। तो मान लेते हैं इसका एक रूट तो हमें पता है ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, और थर्ड रूट अल्फा मान लेते हैं। तो अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होगा, क्योंकि सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी बाई ए विच इज 0। तो अल्फा हमारा किसके बराबर आ जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो अल्फा 1 के बराबर आ गया। तो हमें अब क्लियर हो गया है कि इस इक्वेशन का एक रूट क्या है, 1 है। इस इक्वेशन का जो थर्ड रूट है वो क्या है, 1 है। तो इसलिए 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 1 अपॉन ए प्लस एक्स प्लस 1 upon b plus x plus 1 upon c plus x is equal to 2 plus x has 3 roots, 1 omega omega square, so 1 will satisfy. So the value of 1 by a plus 1, 1 by b plus 1, 1 by c plus 1 किसके बराबर आएगी, 2 के बराबर आएगी। बताओ भाई, ऑल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
यहाँ तक सबको समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को भी? ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है ये इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वन, जिसमेन कौन कौन से टॉपिक थे? एक तो बेसिक डेफिनेशन थी कॉम्प्लेक्स नंबर की, फिर रिप्रेजेंटेशन था, फिर मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट और कॉन्जुगेट था। ठीक है, ये किया। फिर nth रूट ऑफ यूनिटी था, और nth रूट ऑफ यूनिटी कर लिया आपने, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कर लिया। ठीक है, nth रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। चलो एक क्वेश्चन वो भी मैं बताता हूँ, nth रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे सॉल्व करना है वो एक कर लेते हैं ना। तो कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम 44 देखते हैं। एक टॉपिक और, एक प्रॉब्लम और कर रहे हैं, प्रॉब्लम 44। मान लो मेरे को ये सॉल्व करना है, z रेज़ टू द पावर 6 इज इक्वल टू 1 प्लस एओटा। तो ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर के 6 रूट्स जो निकलेंगे, मतलब ये एक इक्वेशन है जिसमें कोफिशिएंट सारे रियल नहीं है, तो यूनिटी के 6 रूट नहीं है उसमें। ये ऐसा हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके 6 रूट निकालने हैं। तो ये इक्वेशन है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके पावर 1/6 निकालनी है, तो 6 रूट आएंगे। तो कुछ नहीं है, वैसे ही सेम सिंपल सा तरीका है कि आप क्या करोगे, z रेज़ टू द पावर 6 को क्या करो, इसको यूलर फॉर्म में लिख दो। इसकी यूलर फॉर्म क्या होगी? इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है √2 e आयोटा पाई बाय 4, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो उसका जो भी पोलर रिप्रेजेंटेशन है उस फॉर्म में उसको लिख दो। फिर आप क्या करो, इसमें 2 पाई के ऐड कर दो, जैसे हम वहां पे भी कर रहे थे, क्योंकि 1 यहाँ पे इसको इंटू 1 लिख सकते हैं ना, तो पाई बाय 4 प्लस यहाँ पे 2 पाई के ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, अब आपका z किसके बराबर आ जाएगा? ये 6 है, उधर जाके 1/6 हो जाएगा, तो 2 की पावर 1/12। ठीक है, e की पावर आयोटा, ये बन जाएगा 4 लेने पर 8k प्लस 1 पाई बाय 4, और 6 और आ जाएगा 24। और k की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी? क्योंकि 6 है तो 0 1 2 3 4 5, बस ये हो जाएगा। तो ये आपके 6 रूट आ गए इसके। तो एक रूट कौन सा आएगा? 2 की पावर 1/12, के को 0 डालोगे तो e की पावर एटा पाई बाय 24, ये फर्स्ट रूट आ गया। दूसरा रूट क्या आएगा? 2 की पावर 1/12, e की पावर एटा, के को 1 डालोगे तो 9 पाई बाय 24। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। थर्ड रूट क्या आएगा? 1/12, e की पावर एटा, 2 डालोगे तो 17 पाई बाय 24, ऐसे करके आएगा। तो ऐसे हमारे पास कितने रूट आ जाएंगे? 6 रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब इनको अगर आप ऐसे सोचोगे कि ये सर्कल पे आएंगे कि नहीं आएंगे, सर्कल पे तो आएंगे, क्योंकि अगर आप इनका मैग्नीट्यूड देखोगे तो हर किसी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? इस सब रूट्स का अगर मैग्नीट्यूड देखो तो 2 की पावर 1/12 है, तो ये सब सर्कल पर आएंगे जिसका रेडियस कितना होगा? 2 की पावर 1/12, क्योंकि मॉड z इक्वल टू 2 की पावर 12 जो होता है ये सर्कल की इक्वेशन होती है विद रेडियस r। तो मॉड z इज इक्वल टू r इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट 0 0 एंड रेडियस r। अभी आप सीख जाओगे ये इसी दूसरे पार्ट में। ठीक है, समझ आ गया? ये समझ आ गया इसको कैसे किया मैंने? इसमें तो कोई डाउट नहीं है 44 में कैसे इसके 6 रूट्स निकाले? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब इसमें हम वो वाले प्रॉब्लम्स करेंगे, या टॉपिक समझेंगे जिसमें क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से हम ज्योमेट्री को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारे पास इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा, अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? मान लो मेरे पास दो पॉइंट हैं z1 एंड z2। ठीक है, तो ये भी ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मान लो एक a प्लस योटा भी है, दूसरी c प्लस योटा डी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो समझ आ रहा होगा सबको, किसके बराबर होगा? मॉड ऑफ z1 माइनस z2 के बराबर होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, मान लो ये x1 प्लस योटा y1 है और ये x2 प्लस योटा y2 है, तो वेक्टर की तरह भी सोच सकते हो आप इसको। ये टर्म क्या बनेगी? z1 माइनस z2 लिख लो या z2 माइनस z1 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया।
मॉडुलस ऑफ z2 माइनस z1। अच्छा ये इसको अगर वैसे लिखूंगा तो क्या बनेगा x2 माइनस x1 प्लस एयोटा टाइम्स ऑफ y2 माइनस y1, और इसका अगर आप मॉडुलस निकालोगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वही सेम कहानी है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में बस क्या होता है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर पाते हो, बाकी सारी चीजें तो आप जैसा पढ़ते आ रहे हो वैसा ही है। तो इसका जो z1 है उसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, और जो z2 है उसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2। समझ आ गया? तो AB का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किसके बराबर आएगा, मॉड ऑफ z2 माइनस z1 के बराबर आएगा। ध्यान रखना है मॉडुलस ऑफ z ऑलवेज, अगर मैं मान लो ये बोलता हूँ कि मॉड ऑफ z है तो इसका मतलब है हम इसको ऐसा मान लेते हैं z माइनस जीरो। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस ऑफ z, डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z फ्रॉम ओरिजिन। अकेले z को पॉइंट की तरह भी ट्रीट किया जा सकता है, उसको आप ओरिजिन से ज्वाइन कर दोगे तो वेक्टर की तरह भी ट्रीट किया जा सकता है। ये बात सबको समझ आ गई कि मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन। तो अगर मैं z1 माइनस z2 बोल रहा हूँ तो इसका मतलब z1 z2 के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, अब मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ मॉड ऑफ z माइनस एयोटा, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि कोई पॉइंट है मेरे पास अयोटा और कोई पॉइंट है मेरे पास z, तो z माइनस अयोटा मेरे को इन कोई पॉइंट z कहीं पे भी हो सकता है तो ये वाला डिस्टेंस देगा z का अयोटा से डिस्टेंस। अगर मान लो मैं बोलता हूँ z प्लस अयोटा, ठीक है इसको मैं लिख देता हूँ, ये ए बी मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये भी डिस्टेंस हो गया। अब मान लो मैं बोलता हूँ z प्लस एयोटा, तो इसका क्या मतलब हो गया, z का माइनस एयोटा से डिस्टेंस, क्योंकि z2 माइनस z1 डिस्टेंस देता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे माइनस एयोटा है तो ये हमारे पास ये AC अगर है तो ये AC के बराबर होगा z प्लस एयोटा। तो z प्लस एयोटा का मतलब क्या होगा, z का डिस्टेंस फ्रॉम माइनस एयोटा। आगे बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा सेक्शन फॉर्मूला सेम वैसे ही है। आपके पास मान लो दो पॉइंट है A और B, तो ये पॉइंट है हमारे पास Z1, ये पॉइंट है हमारे पास Z2, और एक पॉइंट P है। जो पॉइंट P है वो AB को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, M रेशो N में डिवाइड कर रहा है। तो पॉइंट P इज डिवाइडिंग AB इन M रेशो N। तो जो P के कोऑर्डिनेट आएंगे वो किसके बराबर आएंगे, जैसे नॉर्मली आते थे MZ2 प्लस NZ1 अपॉन M प्लस N। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, होगा क्या कि आप देखो इसमें रियल पार्ट के लिए रियल पार्ट वाला लिख दोगे, इमेजिनरी पार्ट के लिए इमेजिनरी पार्ट वाला कोऑर्डिनेट लिख दोगे, तो कोऑर्डिनेट तो वही आएगा ना, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो बात क्या बन जाएगी आपकी, आप कंबाइन करोगे तो आपका ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, बात समझ आ गई? ये हो गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट आते हैं हम रोटेशन थ्योरम पे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। अच्छा, अब रोटेशन थ्योरम क्या कहती है, जैसे मान लो ये x है, ये y है, और ये माइनस x है, ये माइनस y है। ठीक है, अयोटा y मान लेते ना, कॉम्प्लेक्स प्लेन है हमारे पास। तो मान लो कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1। अच्छा, रोटेशन थ्योरम का पर्पस क्या होता है, क्या करते हैं इसमें, आप अभी समझ आ जाएगा। ये Z2 है, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। ठीक है, तो ये वाला जो है इसको बोल देते हैं मॉड Z1 e आयोटा थीटा 1 है ये कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हो गया मॉड Z2 e आयोटा थीटा 2 ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये एंगल जो है ये मेरे पास थीटा 1 के बराबर है, ये वाला जो एंगल है ये मेरे पास थीटा 2 के बराबर है। तो Z1 मेरा किसके बराबर हो गया, मॉड Z1 e की पावर आयोटा थीटा 1 हो गया, और Z2 किसके बराबर हो गया, मॉड Z2 e की पावर आयोटा थीटा 2 हो गया। ठीक है, अब रोटेशन थ्योरम का क्या मतलब होता है कि मैं एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर के बीच में अगर मैं रोटेशन करता हूं तो उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या बनेगा। जैसे ये अगर Z1 वेक्टर है और ये Z2 वेक्टर है तो इन दोनों के बीच का मेरे को रिलेशन बनाना है, वो रिलेशन क्या बनेगा वो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा, देखना एक बार, Z2 इज इक्वल टू सेम वही मॉड Z2, इन दोनों के बीच के एंगल को, ये वाला जो एंगल है इसको अल्फा मान लेते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेशन हो रहा है, देख रहे हो, Z1 से Z2 जा रहे हो तो मतलब कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो Z2 को मैंने लिख दिया मॉड Z2 e की पावर आयोटा थीटा 2, Z1 को लिख दिया मैंने मॉड Z1 e की पावर आयोटा थीटा 1। ठीक है, तो इसको मैं अगर Z2 को डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, Z2 बाय मॉड Z2 इज इक्वल टू e की पावर आयोटा थीटा 2।
इधर क्या बन जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो z1 बाय मॉड z1 ई की पावर एटा थीटा वन। तो z2 बाय मॉड z2 को मैंने लिख दिया z2 कैप, क्योंकि वो एक यूनिट वेक्टर की तरह बिहेव करेगा। z2 डिवाइडेड बाय मॉड z2 क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर ई की पावर एटा थीटा टू के बराबर हो गया। देख भी सकते हैं मैग्नीट्यूड वन है इसका। z1 कैप किसके बराबर हो गया, ई की पावर एटा थीटा वन हो गया। अब आप क्या करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो। तो हमारे पास क्या आएगा जब मैं डिवाइड करूंगा, तो z2 कैप डिवाइडेड बाय z1 कैप इज इक्वल टू ई की पावर एटा थीटा टू माइनस थीटा वन आ जाएगा ये, जब इन दोनों को डिवाइड करोगे। तो z2 कैप इज इक्वल टू z1 कैप ई की पावर एटा थीटा टू माइनस थीटा वन। अब थीटा टू माइनस थीटा वन इज अल्फा, तो हमारे को ये पता चल जाएगा कि भाई जो z2 कैप है वो z1 कैप इंटू ई की पावर एटा अल्फा के बराबर है। तो z2 कैप इज z1 कैप ई रेज़ टू द पावर एटा अल्फा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, अब आपको देखो याद कैसे करना है। ये वाला एक वेक्टर था आपके पास, ठीक है, और एक ये वाला वेक्टर था। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, तो एंगल जो होगा वो कैसा कंसीडर होगा, पॉजिटिव कंसीडर होगा। बाकी यूनिट वेक्टर में रोटेशन होगा, तो z1 को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करके आपको क्या मिल जाएगा, z2 मिल जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ z2 कैप मेरे को कैसे मिल जाएगा, z1 कैप को रोटेट करूंगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो z2 कैप इज z1 कैप इनटू ई की पावर एटा अल्फा, बस ये आ जाएगा। अब इससे आप ये वाले रिजल्ट, इसको रोटेशन थ्योरम यही बोलते हैं, इसी स्टेटमेंट को रोटेशन थ्योरम बोलते हैं। इसके बाद आपको ये लिखा, आपको बुक्स में ये यूनिट वेक्टर की तरह नहीं लिखा रहेगा, ऐसा लिखा रहेगा, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। तो z2 डिवाइडेड बाय मॉड z2 इज इक्वल टू z1 डिवाइडेड बाय मॉड z1 इनटू ई की पावर एटा अल्फा। ठीक है, अब देखो और देखो, और रिजल्ट बताता हूँ। तो ये फर्स्ट रिजल्ट हो गया जो हमारा इस डायग्राम के लिए था। ठीक है, रोटेशन थ्योरम में और भी रिजल्ट्स बन सकते हैं, तो वही अब बता रहा हूँ मैं आपको। मान लो अब मेरे पास कुछ ऐसा है, तो ये मेरे पास Z3 है, और ये मेरे पास Z1 है, और ये मेरे पास Z2 है। ठीक है, ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, और इन दोनों के बीच के वेक्टर का एंगल कितना है, अल्फा है। ठीक है, अब इनमें रोटेशन लगानी है। तो रोटेशन जब भी लगानी है तो आप ध्यान रखो, अगर देखो जैसे इसमें एक चीज मैं और बताता हूँ, अगर आप उल्टा लगाओगे, तो अगर आप Z2 से Z1 की डायरेक्शन में आओगे तो क्या लिखना पड़ेगा, तो Z1 कैप आपको मिलेगा Z2 कैप इंटू ई की पावर माइनस एटा अल्फा से। तो कोई कंफ्यूजन थोड़ी है उसमें भी, ये भी लिख सकते हो। बट इसमें रोटेशन आपका कैसा हुआ था, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए वो अल्फा आपका पॉजिटिव निकल कर आ रहा है। और ये कुछ ऐसा नहीं है, ये तो हमने क्या किया, दोनों को एक्चुअली में दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर रखा है, उससे एक रिजल्ट आ गया और उसको हम रोटेशन से रिलेट कर रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो एंगल मूवमेंट है या जो वेक्टर की मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में हो रही है, क्लॉकवाइज। देखो Z2 को, अगर आप Z2 को रोटेट करोगे इस डायरेक्शन में तभी तो Z1 मिलेगा, तो Z2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ई की पावर माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी तो देखो, अब जब भी मल्टीप्लाई करना है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करो कोशिश करके। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा। दूसरा, दोनों को यूनिट वेक्टर जरूर बनाना है, तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, Z2 माइनस Z3 माइनस Z1 वेक्टर नीचे है, तो Z3 माइनस Z1 का कैप इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा 2 मिनट, ऐसे लिखता हूँ, ये वाला वेक्टर मेरे को मिलेगा इसको रोटेट करके इस डायरेक्शन में, तो Z2 माइनस Z1 का कैप इज इक्वल टू Z3 माइनस Z1 का कैप इंटू ई की पावर एटा अल्फा। ठीक है, समझ आ गया, बस ये है रिजल्ट इसका। तो इसको हम लिख सकते हैं Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू Z3 माइनस Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1 ई रेज़ टू द पावर एटा अल्फा। बस ये रोटेशन का रिजल्ट हो गया इसका। बताओ भाई, सबको समझ आए, ये दोनों पार्ट समझ आए कि नहीं समझ आए। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे तो आपको ई की पावर माइनस एटा अल्फा लिखना पड़ेगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को भी। अब एक खुद से करो। तो ये मान लो हमारे पास Z4 है और ये हमारे पास Z3 है। ठीक है, ये हमारे पास Z2 है और ये हमारे पास Z1 है, और ये एंगल इन दोनों के बीच में थीटा है मान लो। तो इसका रिजल्ट निकालो, रोटेशन से रिजल्ट निकालना है, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है।
क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर बनाएंगे पहले, तो ये वाला वेक्टर बना लो, ये वाला वेक्टर बना लो, ठीक है। तो Z4 माइनस Z3 कैप आपको रोटेट करके मिल जाएगा, वेक्टर ही तो बनाना है आपको, यूनिट वेक्टर बना लो, 2 पॉइंट है उसके ऊपर। तो Z2 माइनस Z1 का कैप e की पावर एयोटा थीटा। समझ आ गया। इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं Z4 माइनस Z3 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z4 माइनस Z3 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z1 e की पावर एयोटा थीटा। सो ये रिजल्ट हो गया इसका, ठीक है। एक और है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z4 इज इक्वल टू थीटा। इसका इसका मतलब बताओ, इसका भी कुछ इससे रिलेटेड है रोटेशन थ्योरम से। थीटा कोई, इसको थीटा मान लेते हैं, कुछ फिक्स्ड एंगल है, ठीक है, कोई फिक्स्ड एंगल है, मतलब वेरिएबल नहीं है। थीटा मतलब π/3 हो सकता है, π/4 हो सकता है, ऐसे करके। इससे भी रोटेशन का रिजल्ट आएगा एक। आ रहा है किसी का कि नहीं आ रहा है, बताओ। देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 का मतलब होता था आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z4 इज थीटा। तो ये स्टेटमेंट ये बताती है कि भाई दो कॉम्प्लेक्स वेक्टर हैं जिनका आर्ग्यूमेंट डिफरेंस थीटा के बराबर है, उनके आर्ग्यूमेंट जो होता है ना वो मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ भी कमेंट नहीं करता है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो दो चीजों से बना रहता है, जैसे वेक्टर दो चीजों से बना रहता था, एक उसका मैग्नीट्यूड एक उसकी डायरेक्शन। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी दो चीजों से बना रहता है, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसका आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ये आर्ग्यूमेंट के बारे में बता रहा है, ठीक है, ये वो नहीं बता रहा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या है उसके बारे में कुछ कमेंट ही नहीं कर रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ऐसा बनाया कि भाई मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स वेक्टर है Z1 Z2 और एक कॉम्प्लेक्स वेक्टर है Z3 Z4, इन दोनों के बीच का जो एंगल डिफरेंस है वो थीटा है, ये यही तो बता रहे हैं। Z1 माइनस Z2 के आर्ग्यूमेंट में से Z3 माइनस Z4 के आर्ग्यूमेंट को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो थीटा आएगा। इसको थोड़ा सा और इंक्लाइंड बनाता हूँ तो आपको और क्लियरली समझ आ जाएगा। मान लो ऐसा बना देते हैं, ठीक है, तो ये बना दिया हमने Z4 और ये बना दिया Z3। तो ये वाला वेक्टर क्या बन गया Z3 माइनस Z4, ये क्या बन गया Z1 माइनस Z2। अब मान लो ये लाइन आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये आपका थीटा आना चाहिए, तो ये आपका मान लो अल्फा है और ये बीटा है, तो ये अल्फा माइनस बीटा थीटा ही तो बन रहा है। तो बस अब आपको इससे क्या करना है, इससे क्या कंक्लूड कर लेना है, इससे ये कंक्लूड कर लेना है कि भाई Z1 माइनस Z2 वेक्टर जो होगा ये ऊपर होगा,
Z इससे यहाँ से ये स्टेटमेंट से ये समझ आना चाहिए कि Z3 माइनस Z4 को रोटेट करके Z1 माइनस Z2 बनेगा। ये आगे काम आएगा, ऐसे फालतू में नहीं बता रहे हैं। ये आगे लोकस वगैरह, इसके ऊपर लोकस वोकस की काफी क्वेश्चन बनते हैं एडवांस में। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं अब Z1 माइनस Z2 का कैप, दिस शुड बी इक्वल टू Z3 माइनस Z4 का कैप इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, क्योंकि Z3 माइनस Z4 को थीटा से घुमाओगे तो Z1 माइनस Z2 बनेगा। तो उस आर्ग्यूमेंट वाली स्टेटमेंट का जो रिजल्ट है वो ये आएगा Z1 माइनस Z2, ठीक है, अपॉन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू Z3 माइनस Z4 अपॉन मॉड ऑफ Z3 माइनस Z4 ई आयोटा थीटा। ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट होगा यहाँ। समझ आ गया? बताओ, ऑल क्लियर करो भाई, किसी को डाउट है तो बताओ मुझे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। कल इसका भी ये रोटेशन तक तो खत्म हो गया है। इसके बाद कल क्वेश्चंस करेंगे, फिर इसमें स्ट्रेट लाइन आएगा, सर्कल आएगा, पैराबोला, एलिप्स, ये सब आएंगे। ठीक है, वो हो सकता है कल भी अगर पॉसिबल हुआ कल भी एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, तो इसको फर्स्ट तक खत्म करना है मुझे। ठीक है, चलो मिलते हैं कल सुबह।